अपनी जन्म जयंती का उत्सव नागपुर में मनाया जा रहा है। उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष माननीय राजदीप सर यहाँ पर आए हैं। हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं कि वर्तमान में क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा उनसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज उन्होंने बैंकिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एलपीजी के जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, एलपीजी लागू हुआ, क्या वो महत्वपूर्ण कारण है आज के बेरोजगारी बढ़ने के लिए? हाँ, है जो एलपीजी लागू हो गया है वो बेरोजगारी बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण है। भारत के संविधान की जो व्यवस्था है वो मिश्र अर्थव्यवस्था की है, जो 80% पब्लिक सेक्टर में सभी उद्योग हो और 20% केवल मात्र ज़रूरत के हिसाब से वो प्राइवेटाइजेशन में हो। तो प्राइवेटाइजेशन में एलपीजी लागू होने के वजह से तो मालिक जो है वो अपने मन मर्जी से बहुजन समाज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, चाहे तो वो लेता है चाहे तो नहीं लेता है। ख़ास तौर पर अभी बैंकिंग सेक्टर की जानकारी मैंने दी, जो 5 इंसानों का काम है वो एक ही इंसान के तरफ से किया जा रहा है। इसका मतलब 5 में से 4 इंसान को नौकरी से बेरोजगार से दखल अंदाज कर दिया गया है। तो ये ऐसी परिस्थिति सभी क्षेत्र में है। लगभग प्रशासकीय व्यवस्था में अगर आप देख ले तो 100 टेबल हुआ करते थे, 100 टेबल पर 100 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। आज वर्तमान में 19 या 20 काम कर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे भी वही परिस्थिति निर्माण की है। तो ये सभी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में ले जाने के उपलक्ष्य में ये बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण एलपीजी उभर कर आ रहा है और ये सोची समझी पॉलिसी इस देश की सरकारें कर रही है। सर, अभी हमारे नागपुर में बेरोजगारों की संसद आयोजित की गई थी, उसमें पेंशन का भी मुद्दा था। तो बेरोजगारों के ओर से एक आह्वान किया गया कि जो सरकारी कर्मचारी है वह भी बेरोजगारों के आंदोलन में शामिल हो जाइए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम लोगों ने राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक पुरानी पेंशन की बहाली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आंदोलन चलाया। उसी बीच में जो महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संगठन के ओर से हड़ताल की गई, एक सोची समझी सरकार की ओर से ये प्रायोजित हड़ताल थी। तो उसमें समाज को ये भड़काया गया कि कर्मचारियों को पेंशन ना दी जाए क्योंकि हमारी बेरोजगारी चरण पर है और बेरोजगारी चरण पर होने के बावजूद भी ये लोग पेंशन मांग रहे हैं। लेकिन समाज को, बेरोजगारों को ये पता नहीं है, कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के तरफ बड़े पैमाने पर जमा होता था और उसके वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े बड़े उद्योग निर्माण किए जाते थे। जैसे 350 उद्योग थे, उस उद्योगों में जो पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार थे उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती थी। तो ये जो पैसा है देश का यानी सृजनशीलता निर्माण करने के उपलक्ष्य में या उद्योग निर्माण करने के उपलक्ष्य में हमारे पेंशन का पैसा लगता था। अब हमारे पेंशन का पैसा ही प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, उसको अलग अलग कंपनी में देकर डुबोया जा रहा है। उसके वजह से नए उद्योग, सरकारी उद्योग निर्माण नहीं हो रहे हैं, वो उसी को बेचा जा रहा है। तो उसके वजह से बेरोजगारों की जो एक फौज निर्माण हो रही है। अगर इस देश के बेरोजगार लोग पेंशन देने के समर्थन में आ जाए और हमारे वेतन से 12% हिस्सा गवर्नमेंट को और जाए और 12% हिस्सा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर खड़ा करने में अगर इन्वेस्ट हो जाए तो पेंशन हमारी भी बचेगी और उन लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। ये फार्मूला है, लेकिन सत्य परिस्थिति इस देश में बताई नहीं जाती और गलत परिस्थिति को देखकर लोगों को भड़काया जाता है। यही परिस्थिति वर्तमान में बेरोजगारों के उपलक्ष्य में निर्माण हो रहे हैं। बेरोजगारों के उपलक्ष्य में महत्वपूर्ण कारण यह है। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि पेंशन बहाली के लिए और बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस देश का जो बेरोजगार है, इस देश के सार्वजनिक उद्योग खड़ा करने के लिए अगर संघर्ष करते हैं और वर्तमान में समाज को जागरूक करने के लिए काम करता है और वर्तमान में एंटी सिस्टम जो चल रही है सरकारों की, उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए अगर काम करते हैं तो हमारे पास साधन है। एम्प्लॉयर के पास साधन है लेकिन शक्ति नहीं है। शक्ति समाज के पास है, तो शक्ति समाज की बेरोजगारों के रूप में है। अगर वो शक्ति एम्प्लॉयज़ और बेरोजगारी की शक्ति एक अगर मिल जाए तो हम संसाधन देने के लिए तैयार है।
वो संघर्ष करके अगर इस देश को, संविधान को मानने वाले व्यवस्था को अगर निर्माण करते हैं तो ना ही कर्मचारियों की पेंशन का प्रॉब्लम होगा, ना ही बेरोजगारों का नौकरी के लिए प्रॉब्लम होगा। ऑटोमेटिकली एक संवैधानिक संस्था का और सिस्टम का निर्माण होगा, तो दोनों के प्रश्नों का हल निकल कर आएगा। सर, मेरा आखिरी एक सवाल है कि वर्तमान में सभी परेशान हैं, सभी रास्ते पर है, सभी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी दखल नहीं ले रही है, सरकार चुप बैठी हुई है। तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है? इसके पीछे राज एक है, इस देश में क्रमिक असमानता का व्यवस्था में समाज बटा हुआ है। जिसकी प्रजा है उसकी सरकार नहीं है, और जिसकी सरकार है उसकी प्रजा नहीं है। तो प्रजा के हित में सरकार काम करने के लिए तैयार नहीं है, और प्रजा कितना भी सरकार के उपलक्ष्य में धरने मोर्चे कर रही है, लेकिन ईवीएम इसमें सबसे बड़ा अवरोध है। ईवीएम के वजह से वो सरकारें वर्तमान की, ये मनुवादी सरकार ये मानती है कि ये कितना भी क्यों ना चिल्लाए, केवल हम चुनाव लेने का नाटक करेंगे, और चुनाव लेकर हम लोग अपने लिए जितना चुनाव सरकारें बनाने के लिए मत चाहिए वो हम ईवीएम के माध्यम से डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं एक सिटीजन हूँ, एक देश का नागरिक हूँ, और मेरा वोट, मेरा मत जो है वो कहाँ जा रहा है इसका अगर मुझे पता नहीं चलता तो ये मेरा राइट से कहना और बोलना, समाज को जागरूक करना। तो सबसे पहले वर्तमान की मनुस्मृति जो ईवीएम है उसको इस लोकशाही प्रक्रिया से हद करने की आवश्यकता है, और जब तक ये हद पार नहीं होगी, इसके लिए समाज जागरूक नहीं होगा और आंदोलन नहीं करेगा और उसको रोकेगा नहीं, ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से बाहर नहीं करेगा, तब तक मैं 100% कहता हूँ कि ये जो हल निर्माण हुआ है, प्रॉब्लम निर्माण हुए है, समस्या निर्माण हुई है, इसका हल भी ईवीएम में ही छुपा है। उसको हद पार करने के लिए लड़ना ही है। सर, आज बाबा साहब की जयंती है, उस उपलक्ष्य में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब, दादर के लोगों ने बाबा साहब की जयंती उपलक्ष्य बनाने के उपलक्ष्य में बाबा साहब को बुलाया गया था। तो बाबा साहब अपनी खुद की जयंती बनाने के फेवर में नहीं थे, फिर भी बाबा साहब को आग्रह करने के वजह से गए। मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब का ही वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, कोटेशन में कोटेट करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने के लिए आप काम करो, हो सके तो जान की बाजी लगाओ। वर्तमान में भारत जो है वो संविधानिक मूल्यों पर अभी भी चल नहीं रहा है। बाबा साहब का सपना था कि संविधानिक मूल्यों पर इस देश को खड़ा करूं, तो संविधानिक मूल्यों पर खड़ा करने के लिए बाबा साहब के अधूरे कार्य को हमारे अपने लोगों को जान की बाजी लगाने की ज़रूरत है। जान की बाजी लगाकर इस रिपब्लिक डेमोक्रेटिक को बचाने के लिए और संविधान को चलाने वाले समुदाय को निर्माण करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर।